क्रिकेट में ना एक टर्म होता है, प्लेइंग आउट टू द गैलरी. सचिन, विराट, रोहित शर्मा, they all loved playing out to the gallery, which means it's a house packed stadium, it's a full stadium. गैलरी में कौन बैठा है? लोग बैठे हैं. क्रिकेटर जो है वो शॉट्स खेल रहा है, चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, रन्स भाग रहा है, और इसके चलते जो लोग हैं उसके शॉट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं. विराट कोहली इज वन सच प्लेयर हु लव्स प्लेइंग आउट टू द गैलरी. और कौन से क्रिकेटर को अच्छा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स एवरी क्रिकेटर वुड लव इट. अब उसके शॉट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, सेंचुरी मार रहा है, डबल सेंचुरी मार रहा है, एवरीबॉडी वुड लव इट. सिमिलरली जियोपॉलिटिक्स में भी ये टर्म बहुत रेलेवेंट है इन कॉन्टेक्स्ट टू द रिसेंटली कंक्लूडेड SCO समिट. हु वाज प्लेइंग आउट टू द गैलरी? वाज इट मिस्टर मोदी? वाज इट मिस्टर जी जिनपिंग? और वाज इट मिस्टर पुतिन? बट सर्टेनली वन थिंग वी नो दैट गैलरी में बैठा एक इंसान देख रहा था. हु वाज द स्पेक्टेटर? The spectator of the SCO summit was none other than Donald Trump. And thanks to Donald Trump and his tariff propaganda, the tariff war which he has unleashed, all of a sudden, India and China, they are showing bonhomie. They are showing a lot of convergence. They are showing, quote unquote, showing potential friendship. So a very warm welcome to all of you in this lecture. और यहां पे आज मैं RIC रीसेट के बारे में बात करने वाला हूं. दैट ये जो ट्रॉयका है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये अपेरेंटली फिर से रिवाइव करा गया है. सो RIC रीसेट, दैट इज व्हाट वी विटनेस्ड, दैट इज व्हाट वी हैड विटनेस्ड एट द SCO समिट इन चाइना इन द लास्ट 48 आवर्स. वेलकम. ये क्वेश्चन है, What do you infer from the lecture? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप तभी कर पाओगे ना जब लेक्चर पूरा देखोगे. तो क्वेश्चन को यहां पे पढ़ लो, पॉज कर लो, ठीक है. उसके बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को विजिट करना. जब लेक्चर देख लोगे तब बताना कि आपको क्या सही आंसर लग रहा है. आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. 3 पावरफुल मेन, जी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन. ये तीनों खड़े हैं कहां पे? तियानजिन में, तियानजिन चाइना में, जो कि वेन्यू बना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का. तो ये वेन्यू वगैरह याद रख लो. एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में, SSC एग्जाम्स में पूछा जाता है. बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि SCO का समिट कहां हुआ था, कहां नहीं हुआ था. हालांकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता हो, लोकेशन पता हो, बिकॉज ब्रिक्स, SCO बहुत रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं. सो देयरफॉर कंफ्यूजन हो जाता है. अब G20 की मीटिंग कहां हुई थी, ब्रिक्स की मीटिंग कहां हुई थी, SCO की मीटिंग कहां हुई थी, जगह के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. अब ये तीनों यहां पे खड़े हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं. बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे के बाद देखा है कि जी जिनपिंग मोदी जी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, गले मिला रहे हैं. हमने ये भी देखा कि 2024 में जो कजान, जो कि रशिया में एक जगह है, कजान में जो ब्रिक्स समिट हुआ था, उससे पहले डिसएंगेजमेंट अकॉर्ड साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में. डिसएंगेजमेंट एट द LAC. द लास्ट 7-8 मंथ्स और शाल वी से द लास्ट 1 ईयर हमने सक्सेसिवली चाइना के साथ कुछ एरियाज पे डिसएंगेज किया है. इनफैक्ट 2025 में हमने देखा रिजम्पशन ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा एज वेल. कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 के बाद नहीं हुई थी, जब से गलवान वैली का क्लैश हुआ था. एंड डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया के ऊपर प्रेशर करी जा रहे हैं, सैंक्शंस का थ्रेट लगाई जा रहे हैं. चलो इंडिया के ऊपर अब 50% टैरिफ भी लग चुका है कि आप रशिया के साथ ऑयल मत लो, रशिया से ऑयल मत लो. लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप को डिफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दैट हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है. ऑन वन साइड वी हैव अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड व्हिच इज रशिया, ऑन वन साइड इट इज यू अमेरिका, हु इज किसी का भी नहीं सका. एंड इंटरेस्टिंगली ओवर हियर नरेंद्र मोदी आल्सो साइडिंग हिज हैंड and siding his side with Xi Jinping also shows that past adversaries can become potential partners. Now let's understand the origin of this RIC forum. ये देखो RIC का आइडिया जो है ये 1990s में ओरिजिनेट हुआ था. ट्राइलेटरल फॉर्मेट है. ये ओरिजिन का जो पर्पस था 1990s में ये था बिकॉज देखो पोस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR there was this world order जहां पे यूनिपोलैरिटी थी, US का यूनिलेटरलिज्म था, हेजेमनी थी. तो एक कोशिश थी by the revisionist powers of Russia and China. India is not a revisionist power. India has nothing to do with revisionist power or status quoist power. So this was an effort by 2 revisionist powers like Russia and China. And along with that, उन्होंने इंडिया को बीच में शामिल किया, not bandwagon but शामिल किया. और ये कहा कि चलो हम तीनों एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जो कि यूएस की हेजेमनी और यूनिलेटरलिज्म को काउंटर कर सकता है. एंड देयरफॉर द आइडिया वाज टू क्रिएट
to promote a multipolar global system. We can say that this was like a predecessor. This was like the predecessor or the previous birth of BRICS. Because BRICS भी यही बात करता है, sovereign equality, regional cooperation, multipolar global system, etc. फॉर्मल RIC का जो ट्राइलेटरल डायलॉग है वो सन 2001 में हुआ था ना। इस वक्त ये तीनों देश एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आ चुके थे। देखो 2001 में आप जैसे जानते हैं SCO भी बना था। SCO में तब इंडिया नहीं था, बाय द वे। SCO एज एन ऑब्जर्वर, इंडिया एज एन ऑब्जर्वर SCO में 2005 में आया है, ये हम सबको पता है। एंड देन ऑफ कोर्स 2017 में इंडिया फुल टाइम मेंबर बना है। लेकिन रशिया और चाइना दोनों कन्वर्ज कर रहे थे मल्टीपल फोरम्स पे। 2001 की ही बात है जब फेमस गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने भी ब्रिक्स टर्म कॉइन किया था और यह कहा था कि ये जो आने वाली सेंचुरी में, आने वाले 100 सालों में ये जो 4-5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तब चलो साउथ अफ्रीका नहीं कहा था बट BRIC ब्रिक कहा था कि ये कंट्रीज बहुत पोटेंशियल रखती हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड देयरफॉर at the onset of the 21st century in 2001, these three countries, they were understanding and realizing their influence, that what kind of an influence they exert on the global arena. पहला जो RIC समिट था, पहला फॉर्मल RIC समिट जो था वो शंघाई में हुआ था, चाइना में। तीनों कंट्रीज ने अग्री करा कि वो अपने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे, कोऑपरेशन को एनहांस करेंगे, ट्रेड, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, इन वेक्टर्स को भी एनहांस करेंगे। देन ये चलता रहा सिलसिला, ये चलता रहा एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, एट द लेवल ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स होती रही। हेड्स ऑफ द स्टेट लेवल मीटिंग बहुत कम हुई थी। लेकिन 2007 में दिल्ली में एक सिक्योरिटी समिट हुआ जिसको अटेंड किया गया था तब के 3 फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। पहले तो हमारे प्रणब दा थे जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, देन थे सर्गे लावरोव जो कि अभी भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एंड देन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ली जाओइंग। तो इन तीनों के बीच में जो मीटिंग हुई थी तब डिलिबरेट किया गया था क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड रीजनल चैलेंजेस के ऊपर। ऑल्सो नोट वन थिंग कि RIC ट्रोइका में इंडिया को एक और मोटिवेशन था कि जो R और C दोनों हैं, यानी कि रशिया और चाइना जो दोनों हैं, ये पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा बैक करते आ रहे थे। तो इंडिया को यह था कि इसका बीच में आना will probably help counter the influence of Pakistan over Russia and China. Something which India has been trying, not very deliberately now. मतलब इंडिया believes कि इंडिया की जो इमेज है और इंडिया का जो अस्तित्व है वो sufficient है to make Russia and China believe that who is greater, that who is the daddy, India or Pakistan. Of course, we all know it's India. But however, in the early 2000s and in the 2010s, इंडिया बहुत ज्यादा desperate efforts करता था कि पाकिस्तान के influence को counter कर सके, which is of course advancing India's national interest also. अगर desperate efforts तब थे भी तो इसमें बुरी बात भी क्या है। प्रोग्रेस हॉल्ट हुआ, 2000s में प्रोग्रेस शुरू हुआ, मोमेंटम बना, 2010s में मोमेंटम बना, 2010s में देन आपका ब्रिक्स आ जाता है, तो ब्रिक्स ने और मोमेंटम ऐड कर दिया RIC का। लेकिन बाय द टाइम 2017, 2019, 2020 ये साल बहुत डिफिकल्ट थे इंडिया चाइना के लिए। 2017 में डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ, 2020 में चलो कोविड आया, लेकिन साथ के साथ इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ एट दी LAC। चाइना को बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि इंडिया अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना रैंप अप कर रहा है, चाहे वो ऑन द वेस्ट ऑफ द हिमालयाज हो, चाहे वो ऑन द ईस्ट ऑफ द हिमालयाज हो। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में इंडिया चाइना के बीच में मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा, गलवान वैली में क्लैशेस हुए, जवान मारे गए, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर बॉर्डर क्लैश था दो देशों के बीच में कितने ही दशकों में। सो देयरफॉर जो RIC का मोमेंटम था उसमें हॉल्ट लगा। कमिंग टू टुडे 2025, रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे रुदेनको, इनका यह कहना है और इनको मैं कोट कर रहा हूं, ये कहते हैं कि जो RIC का टॉपिक है वो हमारी डे टू डे डिस्कशंस और नेगोशिएशंस में अपीयर करता है। हम इंटरेस्टेड हैं ये RIC फॉर्मेट को रिवाइव करने में और एक्टिवेटेड रहने में, कोट अनकोट एक्टिवेटेड रहने में, बिकॉज ये तीनों देश जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं besides being the founders of the BRICS community। और आज आप जानते हैं कि BRICS में और बहुत सारे देश आ चुके हैं। आज BRICS एक मॉल बन चुका है, इतने सारे देश BRICS में आ चुके हैं, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से,
वी ऑल नो दैट ब्रिक्स में कितना एक्सपेंशन हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी बहुत बार बात भी करी है, ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं। सो ब्रिक्स में अगर आज 11 मेंबर्स हैं, देन पार्टनर कंट्रीज हैं, ब्रिक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है। सो बट ब्रिक्स इज वन थिंग, बट रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि सर्गे लावरोव के डेप्यूटी ये कहना चाह रहे हैं दैट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिक्स बट अदरवाइज ऑल्सो लेट द थ्री ऑफ अस अलाइन एंड कन्वर्ज ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज related to security, related to trade and also related to oil and gas. Let me also tell you, इस वक्त सबसे बड़े जो दो क्लाइंट हैं रशिया के वो कौन है? इंडिया एंड चाइना। डिस्पाइट सो मच ऑफ प्रेशर, देखो चाइना तो परवाह नहीं करता प्रेशर की। चाइना के ऊपर चाहे आज आप 200% सैंक्शन लगा दो, 200% टैरिफ लगा दो, चाइना को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अब थोड़ा सा समझ रहा है, इंडिया को अब थोड़ा आंसर देना आ रहा है, इंडिया अब थोड़ा सशक्त हो रहा है और इंडिया कैन आंसर बैक दैट ओके, ये धमकी देना या ये कहना कि आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यार हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है, देखो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मीडिया में कहेंगे कि देखो मोदी की पॉलिसी कैसी है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता खराब कर लिया, पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब आ चुका है, अमेरिका के झोली में जा चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यार एक बहुत बड़ी बात आप देखो ना कि जब अमेरिका और इंडिया ट्रेड डील की बात कर रहे थे तो करो ट्रेड डील, हम तो मना नहीं करते हैं, लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि जी आप अपने डेयरी और फार्मिंग सेक्टर को भी ओपन अप करो, अब वो हमको मंजूर नहीं है ना। अब अगर हम अपने डेयरी और फार्मिंग सेक्टर को ओपन अप कर दें अपने, अब वो देखो अब ऐसा ना कि हमारा डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है एज कंपेयर टू द अमेरिकन डेयरी एंड द अमेरिकन फार्मिंग सेक्टर। सो देयरफॉर हमको अपने स्मॉल फार्मर्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। उसके चक्कर में आके अगर अमेरिका को प्रॉब्लम हुआ और 25% सैंक्शन डाल दिया, ठीक है डालो, उसके ऊपर 25% और डाल दिया क्योंकि आप रशिया से ऑयल बाय करते हो भाई, तो डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया ऑयल दे रहा तो क्यों नहीं बाय करेंगे। अगर हमें कोई चीज 4000 रुपए की अगर आज 200 रुपए की मिल रही है तो क्यों नहीं करेंगे। अगर वो चीज हमको डिस्काउंटेड में अभी भी मिल रही है, 10 साल बाद भी मिलेगी तो क्यों नहीं लेंगे। हम तो वैसे भी इंडियंस हैं, इंडियंस तो आपको पता है जहां पे 4 पैसे बचते हैं वैसे हम वहां पे सबसे आगे आ जाते हैं। ऐसे थोड़ी ये सेल वेल बनी हुई है, ये सेल वेल अमेजॉन बिग सेल, फ्लिपकार्ट बिग सेल, ये बनी ही हमारे लिए है क्योंकि पता है कि सेल से कंजम्पशन ड्राइव होती है। तो हम रशिया से फिर ऑयल क्यों ना बाय करें अगर रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पे दे ही रहा है। तो देयरफॉर रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने दोनों क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बना के रखे। और बार बार ये बात न्यूज में आती रहती है कि देखो रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है ना वो तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप है। रशिया चाइना की फ्रेंडशिप को कोई नहीं हिला सकता। लेकिन रशिया के लिए भी आसानी की बात है कि अगर इंडिया और चाइना डेलिबरेट अटेम्प्ट्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ नजदीक आने में, इसके चलते एटलीस्ट साउथ एशिया में सिक्योरिटी बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी और प्रोग्रेस बना रहेगा। लेकिन अगेन मैं यहां पे फिर कहना चाहूंगा, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई वाली यहां पे बात आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया आंखें बंद करके जप्फी पप्पी पाके आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने बस आंखें बंद करके जप्फी पाली, ऐसा नहीं है। हम अगेन वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग दैट एनी पॉजिटिव एंगेजमेंट विद चाइना इज मोर देन वेलकम, बट there is always a but, there is always a but, but you need to make things clear as far as the LAC is concerned. Now रशिया और चाइना दोनों उन्होंने अपने इंटेंशंस बहुत साफ रखे हैं as far as the RIC is concerned. मेरी अगर मैं पर्सनल अपना यहाँ पे पर्सनल 2 सेंट्स अपने यहाँ पे देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि अभी ना ये RIC के बारे जितना हंगामा चल रहा है ये रिटोरिक है, ये रिटोरिक है, ये थिएट्रिकल है और ये प्लेइंग आउट टू द गैलरी है। यानी कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी मारना चाहता है, इंडिया मैच जीते ना जीते, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं भैया, विराट कोहली फैंस, मैं भी विराट कोहली का ही मतलब बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन हाइपोथेटिक सिचुएशन मानते हैं कि यहां पे प्लेइंग टू द गैलरी कि यहां पे क्रिकेटर का, चलो विराट कोहली का नाम नहीं लेते, क्रिकेटर का मेन मोटिव ये है कि भैया मेरे को अपनी सेंचुरी मारनी है, टीम जीते ना जीते, टीम का स्कोर बने ना बने, मेरे को अपनी सेंचुरी मारनी है। तो यहां पे थिएट्रिकल है ये बात, ये रिटोरिक है, ये कहना कि RIC गेम चेंजिंग इवेंट होने वाला है। यार सीधी सी बात है, जिस दिन यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी ना, उस दिन सबसे पहली लाइन जो मैंने पढ़ी थी, जिसके कारण मैंने PSI और ऑप्शन भी लिया, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पुरानी गेम हम देख चुके हैं। चाइना ने हमको लॉलीपॉप देने की कोशिश करनी कि आ जाओ हम भाई भाई, वही अमेरिका हमारा दुश्मन है, आज इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मिल बैठ के खाते हैं, इकट्ठे मिल बैठ के प्यार बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी वाली बात आती है, अपॉर्चुनिस्टिकली प्ले कर रहा है चाइना। इट इज नॉट दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म initiative and I foresee that it's not going to be very long term. However,
इंडिया का ये स्टैंड है और इंडिया का एक बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स आया है दैट दिस इज अ कंसल्टेटिव फॉर्मेट, दिस इज अ कंसल्टेटिव फॉर्मेट, दिस इज नॉट अ ट्रायलेटरल फॉर्मेट जिसके लिए इंडिया भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. ऑलराइट, वी आर विटनेसिंग अ रिवाइवल ऑफ द आरआईसी, फाइन, बट अगेन आर doesn't mean that that we can't work with Quad or we can't go to the G7 or we can't at the same time ally with BRICS. So we are open, we are actually promoting and following a very multi-vectored foreign policy जहां पे हम multilateralism को पुश दे रहे हैं. At the same time हम किसी particular alliance या किसी particular bloc के साथ अपनी sympathy या loyalty नहीं बना के रख रहे हैं. आने वाले समय में कोई मीटिंग अग्री अपॉन नहीं करी गई है और अभी कोई ऑनगोइंग टॉक्स नहीं है कि कब एक नया आरआईसी का सेशन होने वाला है. एंड एट द हार्ट ऑफ इंडियाज कॉशियस अप्रोच इज दैट द अनईजी, कभी खुशी कभी गम रिलेशनशिप विद चाइना. कभी आप दिप्सांग प्लेन्स में आ जाते हो, कभी आप अरुणाचल में आ जाते हो, कभी आप डोकलाम में आ जाते हो. आएगा दिन आपको होता है कि इंडिया सड़कें बना रहा है, इंडिया एयरफील्ड बना रहा है, अक्साई चिन के पास इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप कर रहा है. तो भैया हम तो करेंगे, हम तो कल को अक्साई चिन भी वापस लेंगे आपसे. एंड देयरफॉर हमने ये कंसिस्टेंटली कहा है दैट देखो बायलेटरल एंगेजमेंट चाइना के साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन फुल फ्लेजेड यहां पे देखो ये स्टेटमेंट भारत सरकार के द्वारा ही आया है कि फुल फ्लेजेड बायलेटरल एंगेजमेंट चाइना के साथ तब तक नहीं हो सकती है जब तक बॉर्डर की जो स्थिति है वो इंप्रूव ना करे. तो आरआईसी का जो फॉर्मेट है ये केवल एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें अगेन ये दिस हैज फंक्शन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रिक्स की बात हो, एससीओ की बात हो, बिकॉज अगेन चाइना रशिया वहां पे भी देखने को मिलते हैं, यहां पे ब्रिक्स में भी देखने को मिलते हैं. ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये कैटलिस्ट है. ये प्लेटफॉर्म जो है आए गए दिन बारिशों के कारण थोड़ी तबीयत खराब है तो बेग योर पार्डन, थोड़ा सा खांस रहा हूं. तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली दे आर लाइक कैटलिस्ट, दे आर लाइक व्हीकल्स जो कि प्रमोट कर रहे हैं मल्टीपोलर ग्लोबल सिस्टम को, मल्टीपोलैरिटी को, मल्टीलेटरलिज्म को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब अमेरिका का यूनिलेटरलिज्म भाई हेजेमनी है, लेकिन जब चाइना यूनिलेटरलिज्म और हेजेमनी दिखाने की कोशिश करे एशिया में तो वो मल्टीपोलैरिटी है. दैट इज द हाइट ऑफ दोगुलापन. RIC countries, they are all large developing economies, significant regional and global influence वो exert करते हैं. However, it is not that कि RIC का format एक बहुत अपने आप में RIC को revive करना is not something which is very substantial or not something which is going to see a lot of momentum. Individually, जब तक individually, bilaterally आपके रिश्ते, चाइना और इंडिया के रिश्ते जब तक कंक्रीट टर्म्स पे नहीं सुधर जाते हैं. अब कल को अगर चाइना बोले कि चलो तुम BRI को भी एक्सेप्ट कर लो, आज वो BRI का भी हिस्सा बन जाओ, नहीं ना, वो पॉसिबल नहीं है. बिकॉज कुछ चीजें जो कि हमारे उसूलों के खिलाफ है, प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, वो रहेंगी. चाणक्य से हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं? चाणक्य नीति की बात करें तो चाणक्य अगर आज होते तो वो क्या बातें बताते? वो 5 बातें बताते इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सो कॉल्ड रिवाइवल ऑफ द RIC. एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड. भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन भी मेरा दोस्त है, मेरे दुश्मन का दुश्मन भी मेरा दोस्त है. लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि अभी तक तो ये बात लागू हो रही थी अमेरिका के लिए, क्योंकि मेरा दुश्मन चाइना और चाइना का दुश्मन अमेरिका, तो यानी कि इंडिया अमेरिका का दोस्त. लेकिन यहां पे अब ऑल ऑफ अ सडन विद इन 48 आवर्स, विद इन 96 आवर्स इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई है, ये है वो है. अभी आएगा दिन जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर हैं, ट्रेड एडवाइजर हैं, उन्होंने एक और कमेंट किया कि भाई देखो इंडिया तो सफर कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ ब्राह्मण्स, कि एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर है इंडिया में जिसके कारण इंडियन सफर कर रहे हैं. पीटर नवारो जी का कमेंट आया था ये. अब यहां पे एनिमी बदल गया है. क्या एनिमी बदल गया है? ये बात सोचने वाली है. लेकिन हाँ, चाणक्य का ये टाइम टेस्टेड जो कोटेशन है, चाणक्य का जो टाइम टेस्टेड ये जो आइडियोलॉजी है कि भाई मेरे दुश्मन का जो दुश्मन है वो मेरा दोस्त है, ये बात तो हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना और इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान. फॉर्म अलायंसेस बट बी कॉशियस ऑफ डिपेंडेंस. ये गलती जो कि हमने 1991 के बाद करी थी, वो गलती हम नहीं करना चाहते हैं. हमने 2010 के बाद चलो हमने ब्रिक्स अलायंस में हमने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये सोच के कि चलो ठीक है चाइना के साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी, चाइना के साथ हमारे जो झगड़े हैं वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अपने आप कोई भी चीजें डिसॉल्व नहीं होती हैं. सो इट इज वेरी गुड कि RIC में R और C दोनों कोशिश कर रहे हैं इस ट्रायलेटरल फॉर्मेट को रिवाइव करने के लिए. एट द सेम टाइम इंडिया नीड्स टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड कंसर्न्ड दैट ये ओवर डिपेंडेंसी ना हो. वीकनेस शुड बी हिडन, स्ट्रेंथ शुड बी रिवील्ड.
कमजोरी अगर आप में है ना, उस कमजोरी को जितना छुपा सकते हो छुपाओ, लेकिन जो अपनी शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना होता, शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। तो हमारी शक्ति क्या है? व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ? इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है? सॉफ्ट पावर। इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया का स्ट्रेंथ है प्रमोटिंग मल्टीलेटरलिज्म, और उसी को हम कर रहे हैं। अगर हमने 4 बातें RIC में कर ली हैं, इंश्योर योर सॉवरेनिटी वाइल लेवरेजिंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। जस्ट बिकॉज के आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स दिख रहे हैं, बहुत सिडक्टिव फैक्टर्स हैं, बहुत ल्यूक्रेटिव फैक्टर्स हैं, डजंट मीन कि आप अपने जमीर को बेच डालो। अपनी सॉवरेनिटी, अपना अस्तित्व, अपना नेशनल इंटरेस्ट की नैतिकता को आप नहीं गवा सकते हो, उसको आप नहीं सैक्रिफाइस कर सकते हो। चाहे जितना मर्जी आपको चाइना आ जाके बोले कि भाई मैं तेरा भाई हूं, कि इतने सालों से तू मेरे से नाराज था, लेकिन मैं ही तेरा भाई हूं, मैं ही तेरी मदद कर सकता हूं। नो, इन बातों में, बहकावे में नहीं आना। बातें करो बट बहकावे में मत आओ। एंड पेशेंस एंड स्ट्रैटेजी, विच इज समथिंग जो कि ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। पेशेंस एंड स्ट्रैटेजी in terms of pursuing diplomacy, that this is something which India has always believed, and this is something which we have been doing right since the time of Jawaharlal Nehru. Today people would say that non-aligned movement is a dead idea, it is not a relevant idea, etc. But अगर देखा जाए तो जो कोर फिलॉसफी है नॉन अलाइनमेंट की, वो तो आज भी कंटिन्यू की जा रही है। सोचना इस बात के बारे। रिमेंबर, डिप्लोमेसी एज पर चाणक्य इज अबाउट प्रिजर्विंग वन सॉवरेनिटी while maintaining flexibility and alliances। आज हमको अमेरिका कहे कि अरे तुम क्या करने गए थे रशिया और चाइना के साथ, तुम रशिया जाने के साथ बैठ के क्या कर रहे थे? कौन है अमेरिका पूछने वाला हमको? Who is America to ask us? अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अपनी झोली में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो क्या नाम है उसका, आसिम मुनीर को अपनी गोदी में बिठा के खाना खिला रहा है, बिरयानी खिला रहा है। अगर इतना करीब अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ सकता है डिस्पाइट नोइंग क्या हुआ है आज से 4 महीने पहले, तो भाई हमको कौन रोक सकता है कि हम रशिया के साथ तेल खरीदें या चाइना के साथ बातचीत करें? Who can stop us? So therefore we, as Jaishankar says, that look, we are neither pro-West, we are neither anti-West, we are non-West, which means that we have friends across the spheres, whether in the Western hemisphere, whether in the Southern hemisphere, the Northern hemisphere, the Southern hemisphere. So we have friends all across. A leader must adjust his diplomatic tactics in response to external threat or opportunities. So what is the external threat right now? That is the tariff war. That is this tariff sanctions. That is this sanction duty 50% sanctions जो कि इंडिया के ऊपर लगाए हैं. So therefore, in the middle of all of this, we are seeing an opportunity जहां पे China is wanting to become closer to us, because let's not think of this way ना कि इंडिया को चाइना की जरूरत है। चाइना को भी तो इंडिया की जरूरत हो सकती है ना, क्योंकि चाइना के ऊपर भी तो सैंक्शन लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चाइना इस वक्त बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है। तो ये सोचना कि या ये दिखाना कि नहीं इंडिया ही हमेशा वल्नरेबल है, कि इंडिया को जरूरत है रशिया की, इंडिया को जरूरत है चाइना की, क्यों भैया? आप दूसरे तरीके से भी देखो, उनको भी तो उतनी ही जरूरत है इंडिया की, बल्कि जितनी जरूरत इंडिया को है रशिया की या चाइना की, उससे ज्यादा इन दोनों को इंडिया की जरूरत है। राइट? सो फ्रेंड्स, What do you infer from the lecture? यहां पे ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या आपको सही आपको आंसर लग रहा है, क्या सही स्टेटमेंट लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दोस्तों, IR का हमारा बहुत मजेदार बैच होता है, 30 आवर्स का कोर्स है IR का, फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत काम आएंगे। इस बार का मेंस का अगर आप पेपर देखेंगे तो बहुत एनालिटिकल आया था, काफी डिफिकल्ट आया था अगर मैं IR के क्वेश्चंस की बात करूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो थीम्स आई हैं वो हमने ऑलरेडी अपने क्रैश कोर्स में, IR के क्रैश कोर्स में पढ़ाई थी। एंड देयरफॉर दोस्तों, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने IR के सिलेबस को कंसोलिडेट करने के लिए, अगर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, फैक्ट्स, एनालिसिस, डेटा, ये सब कुछ याद रखना, सो दिस इज द ओनली कोर्स विच यू नीड फॉर योर IR प्रिपरेशन। एंड देयरफॉर इस कोर्स में एनरोल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस कोर्स में एनरोल भी करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।